हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड आयशर कंपनी का एक पार्ट है और ईयर 2000 में रॉयल एनफील्ड की सेल बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। करीब 2000 यूनिट पर मंथ की सेल हो रही थी। फिर एंट्री होती है एक हीरो की, जो कि रॉयल एनफील्ड को फिर से वही पोजीशन दिला देता है। गाइस, आज रॉयल एनफील्ड का कोई अलग ही ब्रांड वैल्यू है। वो आज इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड में भी अपने मोटरसाइकिल की सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या आप मेरे इस बात में विश्वास करोगे कि आज के 20 साल पहले रॉयल एनफील्ड बैंकक्रप्ट होने वाला था? लेकिन क्यों? वेल, आइए जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की शुरुआत कैसे हुई थी। 2001 में बाइक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आया था जिसमें रॉयल एनफील्ड सबसे पीछे था। अगर उस टाइम पर कोई आयशर मोटर में इन्वेस्ट करता तो आज वो करोड़ों का मालिक होता। रॉयल एनफील्ड की स्थापना 1955 में हुआ था। इसकी फैक्ट्री चेन्नई में है और इसको आयशर कंपनी ओन करता है। एक्चुअली इसका सबसे पहले नाम था एनफील्ड साइकिल कंपनी, जो कि 500 सीसी का बुलेट बनाया करता था और इसका स्लोगन भी था, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। एक्चुअली एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि सबसे पहले बाईसाइकिल बनाया करते थे इंग्लैंड में। उसके बाद 1899 में ये लोग अलग टाइप का व्हीकल बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि क्वाड बाईसाइकिल, जिसमें 4 पहिया हुआ करते थे, जो कि रॉयल था और उसी से उसका नाम पड़ा रॉयल एनफील्ड क्वाड बाईसाइकिल। और इन्होंने सबसे पहली मोटरसाइकिल 1901 में बनाना शुरू किया था, जो कि 239 सीसी की थी। उसके बाद रॉयल एनफील्ड को एक्सपेंड करने के लिए अब्रॉड भी जाने लगे, जैसे कि इंडियन मार्केट में ये 1949 में आए थे। और गाइस, 1955 में इंडियन गवर्नमेंट ने 800 350 सीसी की बुलेट को ऑर्डर किया था। बेसिकली ये बुलेट आर्म फोर्स और पुलिस के लिए था, जो कि बॉर्डर में रहा करते थे और उनके लिए आइडियल भी माना जाया करता था। देन 1990 में रॉयल एनफील्ड ने इंडियन कंपनी आयशर के साथ कोलैबोरेट किया और 1994 में मर्ज भी हो गए थे। देन ईयर 2000 में इसका बुरा वक्त शुरू हो गया था। लगभग 2000 यूनिट पर मंथ का सेल हो रहा था। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आउटडेटेड प्रोडक्ट और पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और साथ ही साथ जापानीज मोटरसाइकिल का भी दौर शुरू हो गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंट्री होती है एक हीरो की, जो कि रॉयल एनफील्ड को फिर से उस पीक में पहुंचा देता है। ये 2004 में रॉयल एनफील्ड के सीईओ की गद्दी संभालते हैं सिद्धार्थ लाल, जो कि आज की डेट में आयशर कंपनी के ओनर है। आयशर कंपनी उस टाइम पर 15 से ज्यादा बिजनेसेस में इन्वॉल्व थी, लेकिन उस टाइम पर इन्होंने 13 बिजनेसेस को स्टॉप कर दिया था और इसके बाद इन्होंने सिर्फ 2 कंपनी में ध्यान दिया, जो कि है रॉयल एनफील्ड और ट्रक। और फिर आता है एक्शन का टाइम। लाल जानते थे कि इस सॉल्यूशन को हमें जड़ से ही निकालना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, उस टाइम पर बस यही एक इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी थी जिन्होंने जापानीज के साथ कोलैबोरेट नहीं किया था। फिर लाल ने कई कंट्रीज के साथ कंसल्ट किया, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूके, यूएसए और बहुत सारे। फिर उन्होंने पाया कि यूके हमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है और फिर मिडलैंड से अपनी इंजीनियरिंग सपोर्ट को भी फुलफिल कर लिया। अब आता है ईयर 2005। लाल ने अपने बुलेट को क्लासी लुक देते हुए अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया और धीरे धीरे बुलेट एक लाइफस्टाइल कैटेगरी में आने लगा। और जैसे जैसे प्रोडक्ट अच्छे होने लगे वैसे ही सेल भी बढ़ने लगे। फिर ईयर 2010 में आते आते साल के 50,000 बाइक सेल होने लगे। और फिर आता है एक अलग ही, जब एनफील्ड लॉन्च करता है रॉयल एनफील्ड क्लासिक। गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे कि रॉयल एनफील्ड की सेल 6 टाइम इंक्रीज हो गई और आज के रिकॉर्ड के हिसाब से ईयर 2014 में 3 लाख से ज्यादा बाइक की सेल हुई थी। और बाकी सब तो आपको पता ही है, आज बुलेट हर एक के दिल में राज करता है। और ईयर 2015 में इंडिया का ये सबसे पहला बाइक इंडस्ट्री है जिसके स्टॉक सबसे ज्यादा थे। और ये थी हमारे बुलेट की कहानी। वेल, प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।